गूगल एक सर्च इंजन है। तो वो हमें कैंसर बता देता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं आकांक्षा मालवीय क्लास 11 आदित्य पब्लिक स्कूल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस इंटरव्यू सेशन में मुझे सौभाग्य मिला है टू हैव अ कन्वर्सेशन विद renowned, respected and highly trusted Dr. प्रियंक चिरावत सर। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपको डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सो डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन मुझे मेरे फादर से मिली थी और बहुत ही छोटे थे हम लोग, तो हमें मतलब स्टेथोस्कोप से खेलना वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हमारे घर में चलती थी। आई मीन एज आई ग्रू अप इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल फॉर एंड नेचुरल फॉर मी टू पिक अप बायोलॉजी as an interest of my subject and then venture into medicine. So I would say कि the inspiration of my becoming a doctor will most of it came from my father. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न जो पेशेंट के मन में रहता है इट हाउ टू डिफरेंशिएट कि कोई डॉक्टर उनकी हेल्थ पे सचमुच ध्यान दे रहा है या कोई प्रॉफिट मोटिव तो नहीं। अननेसेसरी मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशंस भी आपने बताया। डोंट मेक इट अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, राइट? अभी आज का टाइम इंश्योरेंस का टाइम है, स्कीम्स का टाइम है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके लिए डायग्नोसिस के लिए हमें किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, but then companies, government schemes, they require us to furnish those investigations, right? So there is a lot of mistrust that has gone into the general public, which has been over exaggerated, I would say, कि इतना नहीं है जितना उसको बताया जाता है। या आप भी जानते हैं कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है ट्रेवल्स मच फास्टर देन द पॉजिटिव पब्लिसिटी। इस तरीके के जो statements I would actually condemn them because they just tarnish the images of good doctors as a community as well. I don't think that is a true statement to make, and I would also give a note that all these things are actually over exaggerated for whatever reasons they are. कि सर, मेरा अगला सवाल, हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी गूगल करें तो वो हमें कैंसर बता देता है और लगता है कि बस अब कुछ दिन के मेहमान है। सर, इस गूगल पैनिक को हम कैसे हैंडल करें? So, see, now you all are students, and what I would like to suggest to you is that Google is actually just a search engine. Google ना एक search engine है. It is not a human being. It is not an AI. It is just a search engine. So whatever you put into it, जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा tabs होते हैं, ज़्यादा searches होती हैं, वो उसको ऊपर दे देता है, right? Google being a search engine, you cannot rely on what Google is saying about your disease. For decision making, you should have a proper, logistic प्रोग्रेशन टुवर्ड्स योर डिजीज़ कि भाई ये सिम्टम है। आप गूगल में कोई भी सिम्टम डालिए वो कैंसर देगा, ये बात आपकी सही है। बिकॉज द मोस्ट सर्च्ड एंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा काम किस पे हो रहा है? कैंसर पे हो रहा है, कोई सिम्टम पे तो काम नहीं हो रहा ना। So that is why Google is actually a search engine and it should be treated as one. It is not your diagnostic tool. It is not your personal doctor. So ये हम लोग भूल जाते हैं गूगल में डालने के पहले कि हाँ ये सर्च करके हमें एक चीज़ बता रहा है। सो हमें उसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सर, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या गूगल और एआई फ्यूचर में डॉक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर जो डेटा आ रहा है दैट इज ऑल्सो built by humans like you and me, right? It is giving you an interpreted format, right? जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही एआई एक लॉजिकल टूल है, लॉजिकल रीजनिंग टूल है, राइट? तो वो लॉजिकल रीजनिंग कर कर आपको बता रहा है, लेकिन किसके आधार पर बता रहा है? वो डेटा तो आपका और हमारा ही है, नंबर वन। सो इट इज़ मोर और लेस एविडेंस बेस्ड, इट इज़ नॉट कस्टमाइज्ड। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई आकांक्षा को ये प्रॉब्लम है तो क्या करना है। वो बोलेगा कि 80% 90% लोगों को ये होता है, तो आई थिंक कि आपको भी ये हो रहा है। So it is more of a pooled data that it goes and presents to you. So yes, I would say कि opinion formation के लिए या opinions के लिए AI is a good tool. I would not disagree to that. But decisions के लिए AI is not your go-to tool. AI आपको बोलेगा कि आप जाकर ये इंजेक्शन लगवा लो, तो नहीं लगाना है। और हालांकि आप देखेंगे कि एआई में सारा डिस्क्लेमर भी होता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, एआई कैन मेक मिस्टेक्स, सो यू शुड बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ दैट।
एंड सेकेंडली व्हाट यू शुड ऑल्सो डू इज़ कि जो AI जब भी आपको कुछ चीज़ सजेस्ट करता है ना, तो वो एक नोट लिख के देता है हमेशा कि यू शुड ऑलवेज गो एंड विजिट योर डॉक्टर, सी योर फिजिशियन, राइट? Yes, sir. So even the people who have made AI are acknowledging the fact that this is not where you should take things in your hand. You should go and visit your doctor to do the interpretation and take the decision based on yourself. It won't replace as such, but it will help the patient in decision making in opinions. ओके सर, मेरा अगला सवाल, आप एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और हमने आपकी कई वीडियोस में रोबोट का यूज़ होते हुए देखा है। सर, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि कैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से डिफरेंट है? There are three things. Actually मेरे पास रोबोट तो नहीं है, but I have some experience with robot. Yes, I have seen robots in various conferences. जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको लगता है कि सर्जरी मतलब कि चीरे का ऑपरेशन होता है, चीरा लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे. I don't know what they imagine. बट देन ऐसा नहीं है. इसके ऊपर आती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो छोटे छोटे सूक्ष्म चीरों के माध्यम से वही ऑपरेशन जो हम चीरे के माध्यम से कर रहे हैं करा जाता है. अब टेक्नोलॉजी से हमने इसे थोड़ा सा और इन्हांस करा कि हमें जो दिख रहा है थोड़ा सा मैग्नीफाइड वर्जन दिखता है, 4 टाइम्स हमें ज़्यादा बड़ा दिखता है, राइट? और हम छोटे चीरों से हम पूरे एब्डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल जैसे अगर अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स राइट साइड लोअर साइड पे होता है, तो अगर हमें चीरे वाला ऑपरेशन करना होगा तो हम राइट साइड पर ही चीरा लगा के देखेंगे और हमें दिखेगा केवल उतना ही जितना बड़ा चीरा है. बट लैप्रोस्कोपी के माध्यम से एक छोटा 5 mm का चीरा लगाकर हम अपेंडिक्स के साथ साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं क्लियर विजन में. रोबोटिक्स में एक और चीज़ जुड़ गई जो कि हैप्टिक्स है. बेसिकली क्या होता है कि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो स्ट्रेट हैं, उनके अंदर एक्सियल मूवमेंट्स नहीं होते, मतलब रिस्ट मूवमेंट्स नहीं होते, राइट? रोबोटिक्स में क्या होता है कि रोबो अंदर जाता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर एब्डोमेन के अंदर जाकर उनके अंदर सारे प्रकार के डिग्री ऑफ फ्रीडम के मूवमेंट्स हो सकते हैं. सो व्हाट दे हैव डन इज़ कि दे हैव इम्प्रूव्ड द प्रिसीजन, दे हैव रिड्यूस्ड द सर्जिकल ट्रेमर्स और उसके अलावा उनने एक 3D विजन भी उसके अंदर डाल दिया, तो जो डेप्थ परसेप्शन है वो अच्छा मिल जाता है. सो येस, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट, आई वुड से मे बी सिंस 1985 यू कैन से अराउंड 40-50 ईयर्स. जो चीरे वाली जो कन्वेंशनल सर्जरी थी उसके बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई और अब हम रोबोटिक सर्जरी के युग में हैं. सो व्हाट आई वुड से इज़ कि हम अभी जिस पीरियड में हैं, इट इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ मेडिसिन वी हैव सीन अब तक. मतलब आज की डेट में हम आपको जो ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, जो सर्जरीज ऑफ़र कर सकते हैं, ये आज तक कभी भी नहीं कर सकते थे. सो वी आर एक्चुअली फॉर्चुनेट टू लिव इन सच एन एरा. सर, क्या आप हमें 3 बुक सजेस्ट कर सकते हैं जो स्टूडेंट को डिसिप्लिन, एम्पैथी और मेडिकल माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करें? Okay, so that is I would actually tell you about 3 impactful books जिसने मुझे impact करा. So first book is a book on mental fitness by Tom Wojcik. ओके सर. उसमें बेसिकली क्या है कि कुछ मेंटल मॉडल्स हैं, राइट? जैसे कि आप आइज़ क्लोज करो, आप आइज़ क्लोज करके कुछ चीज़ें इमेजिन करो. सो दे बिल्ड योर मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, मेंटल फिटनेस बाय टॉम वुजेक. सेकेंड बुक दैट आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन इज़ टू रीड एल्केमिस्ट. दैट इज़ अ बुक बाय पॉलो कोलो. एल्केमिस्ट में क्या है बेसिकली, इसका क्रक्स आपको अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि हाउ योर एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर लाइज विद इन योर सेल्फ. जैसे आपने वो देखी होगी मूवी कुंग फू पांडा, राइट? तो उसका जो सीक्रेट स्क्रॉल होता है दैट इज़ अ मिरर एक्चुअली. सो वॉट एवर ही सीज दैट इज़ द सीक्रेट. सो यू आर द सीक्रेट. सो वंस यू, बट द जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एल्केमिस्ट में ना जो द पर्सन इन क्वेश्चन मेक्स अ जर्नी to discover himself and then he realizes कि everything that he requires is within himself. So that is a very inspirational book told via a story, beautiful story by Paulo Coelho. And third book is Ikigai. तो उसका क्रक्स ये है
कि बेसिकली आप जब देखते हैं कि मैक्सिमम एज वाले लोग कहाँ पर रहते हैं, सो दैट इज़ जापान। तो एन एवरेज एज ग्रुप जो है वहाँ का 80-90 प्लस है। 80-90 प्लस इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो क्यों है वो पूछा गया कि भाई हाउ डू दीज पीपल लिव मोर देन दिस एज ग्रुप। तो उनका एक माइंडसेट आया जिसको एक इकिगाई करके एक बुक में पब्लिश किया है। उसमें यह है कि जब आप सुबह उठते हो, so you should have a very clear cut goal in front of you. I mean, you should have a reason to wake up. I should have a reason to wake up and come to work. I should have a reason to go and run. So your goals and your formats should be very fixed, ताकि आप हर दिन उठकर और उनके ऊपर काम करें। सो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो आप सुबह उठोगे तो आपको लगेगा कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आई शुड गेट अप फ्रॉम माई बेड। सो द रीज़न टू गेट अप फ्रॉम योर बेड इज़ योर इकिगाई। सर, आज का इंटरव्यू बहुत ही इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग रहा। हमने आपके एक्सपीरियंस, वैल्यूएबल थॉट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला। ऑन द बिहाफ ऑफ आदित्य पब्लिक स्कूल एंड आवर ऑल ऑडियंस, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं एंड आई होप आवर ऑडियंस लर्न अ लॉट एंड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर वंस अगेन।